जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम हुआ है सोशोलॉजी सेकंड पेपर। ठीक है, पेपर का नाम क्या था भैया? पेपर का नाम था आपका रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। ठीक है, पेपर कोड है आपका SOC 302, जिसका एग्जाम 2023-24 में हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और एक बात और बता दें दोस्तों, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वीडियो और ये जो पेपर है दोनों मैं एक साथ पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में रहेंगे आप तो आप दोनों एक ही साथ देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका पूछा था इसमें, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची। तो एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची जो होती है दोस्तों, वह आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका देखते हैं इसमें क्या पूछा था, किसी भी शोध की गहराई का आकलन कैसे करें? तो यह शोध शीर्षक से करना पड़ता है। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। चलिए तीसरा नंबर क्या पूछा था आपका दोस्तों, शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? बताइए, शोध समस्या का जो चयन है किस दृष्टिकोण से किया जाता है? तो शोधकर्ता की रुचि होनी चाहिए, तभी क्या कर सकता है भैया? वह शोध समस्या का चयन कर सकता है। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था। चलिए चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा था, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करिए आप लोग। ठीक है, देखिए चौथा नंबर आपका पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संकलन विधि नहीं है? बताइए, चार ऑप्शन आपका दिया था और इसमें पूछा था डेटा संकलन का विधि नहीं है। तो जो शोध प्रश्न होता है यह डेटा संकलन का विधि नहीं होता है। ठीक है, चौथे का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा था पाँचवा नंबर। देखिए पाँचवा नंबर आपका पूछा था, देखिए जो आपको लग रहा है इसमें गलत हम बता रहे हैं तो आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवा नंबर आपका है दोस्तों, शोध के लिए सही क्रम कौन सा है? बताइए, शोध के लिए सही क्रम कौन सा है? बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे पढ़ाया था, ABCD इस टाइप से पूछा था, इस टाइप से मैंने बताया था आपको। बताइए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? तो सबसे पहले हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं, सबसे पहले हम आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, फिर परिकल्पना करते हैं, फिर समस्या का निरूपण, उसके बाद क्या करते हैं? आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, पांचवे का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था। चलिए छठा नंबर आपका पूछा था दोस्तों, एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। ठीक है, उसे अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए? तो साक्षात्कार का उपयोग करना चाहिए भैया। ठीक है, तो छठे का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, सातवां नंबर क्या पूछा था, जनसंख्या जनगणना डैश अनुसंधान का एक उदाहरण है? बताइए, जनसंख्या जो जनगणना भैया किसका एक उदाहरण है? चार इसमें दिया था आपका, तो जो सर्वेक्षण होता है, ठीक है, जनसंख्या जनगणना जो होता है सर्वेक्षण अनुसंधान का एक उदाहरण है। ठीक है, सातवें का ए ऑप्शन हमारा सही था। आठवां नंबर प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक हैं? तो इस द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है भैया? तो कार्ल पियर्सन है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया था और ये भी बताया था कि द ग्रामर ऑफ साइंस कब लिखा गया था? बताइए, याद है कि नहीं? याद तो नहीं होगा, हवा में मत पढ़ा करिए। ठीक है, 1892 में द ग्रामर ऑफ साइंस लिखा गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न आपका दोस्तों, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह दोस्तों PV यंग के द्वारा लिखा गया था। नवे का ऑप्शन नंबर डी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि आपने बता रहे हैं कि मैंने पढ़ा है आपके क्लास से तो आया ही नहीं है। अगर वो एक क्लास देख कर गए होंगे दोस्तों तो कुछ प्रश्न ऐसे इसमें हैं जो दूसरे क्लास से भी प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो जो पूरा क्लास देखते हैं उनको तो आप सही सही इसमें प्रश्न करके आए होंगे। ठीक है, जो लोग पूरा क्लास नहीं देखे होंगे उनको दिक्कत हुई होगी, पूरा प्रश्न नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, बाकी जो लोग क्लास किए होंगे उनको पता है दोस्तों, ये सभी प्रश्न मैंने कराए थे। ठीक है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन थे? तो PV यंग थे। ठीक है, नवे का हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर हमारा क्या पूछा था भैया? प्रश्न नंबर 10 पूछा था, सर्वेक्षण एक डैश अध्ययन है? बताइए, सर्वेक्षण एक क्या भैया? तो सर्वेक्षण एक वर्णनात्मक अध्ययन है। ठीक है,
10वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका क्या पूछा था दोस्तों, इसमें प्रश्न नंबर 11 पूछा था, आप अपने समय और संसाधनों का सर्वोत्तम प्रबंधन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? एक समय सारणी तैयार करके, ठीक है। यह पता लगाना होता है कि आपके लिए कौन सा संसाधन आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है। संभावित व्यय के लिए बजट की भी गणना हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था इसमें 11 का, ठीक है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, शोध का अर्थ है डैश की खोज। बताइए, समस्या की खोज, तथ्य की खोज, परिणाम की खोज, तो विषय की खोज। बहुत आसान था। अगर हम शोध कर रहे हैं तो हम क्या खोजेंगे भैया, तो हम परिणाम खोजेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 12 का, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था इसमें। चलिए 13वां नंबर बहुत ही आसान था आपका, पीएचडी का फुल फॉर्म पूछा था, तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। चलिए 14वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान विधियों का उदाहरण है। बताइए। तो दोस्तों जो प्रयोग होता है, ठीक है, यह क्या है, गुणात्मक अनुसंधान विधियों का उदाहरण होता है। बिना प्रयोग के हम गुणात्मक अनुसंधान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा था, 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। बताइए, जो डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है वह कौन सा है, तो शोध आलेख होता है, ठीक है। 15 का ए ऑप्शन हमारा सही था, शोध आलेख। चलिए 16वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था इसमें, शोध में पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शोध में पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है प्राथमिक डाटा एकत्र करना, ठीक है। 16 का ए ऑप्शन हमारा सही था। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा था दोस्तों, सामाजिक शोध पद्धति शोधकर्ता की सहायता करती है। कैसे सहायता करती है, तो शोध प्रश्नों को हल करने के लिए, जानकारी एकत्र करने में, प्रतिभागियों को जागरूक करने में और शोध प्रारूप बनाने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही था 17 का। चलिए 18वां आपका क्या पूछा था दोस्तों, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। चलिए 18वां नंबर प्रश्न आपका पूछा था, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। बताइए, अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही था 18 का, ठीक है। उपरोक्त सभी प्रायोगिक और क्रियात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान, दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान। 18 का डी ऑप्शन सही था। 19वां नंबर आपका पूछा था दोस्तों, अनुसंधान का पहला चरण है। बताइए, अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है, तो सबसे पहले हम समस्या चुनेंगे, ठीक है। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही था, किसी समस्या का चयन करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है, 20 नंबर। चलिए 20 नंबर प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, आपको उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है। बताइए, अगर आपको साहित्य मिला है तो उसकी समीक्षा क्यों करेंगे आप, तो चयनित साहित्य की संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी जानने के लिए, ठीक है। 20 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, देखिए 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक गुडे और हार्ट हैं। 21 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, जब प्रश्न निश्चित विकल्प वाले प्रश्न होते हैं और उत्तरदाताओं को शोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों में से उत्तर चुने जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है, बताइए उसे क्या कहा जाता है, तो खुला प्रश्न कहा जाता है। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसे ओपन इंडेड क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 22 का प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपका था इसमें, प्रश्नावली केवल किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है। तो प्रश्नावली दोस्तों, प्रश्नावली में क्या करते हैं, तो प्रश्नावली में दोस्तों हम साक्षात्कार करते हैं, ठीक है। तो किस पर किया जा सकता है, तो शिक्षित जनसंख्या पर, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट था। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के एक उपकरण के रूप में किया जाता है जब, बताइए जब कब किया जाता है, जब बहुत बड़े नमूने वांछित हों,
लागत कम रखनी हो और प्रशासन में आसानी जरूरी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था 24 का। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा था, इसमें उत्तरदाताओं को आमतौर पर डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों को संरचित सेट को कहा जाता है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, सॉरी मुझे भी पढ़ने में गलती होती है दोस्तों, तो थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। ठीक है, उत्तरदाताओं को आमतौर पर डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों के संरचित सेट को कहा जाता है। तो संरचित सेट को दोस्तों साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था 25 का। प्रश्न नंबर 26 था आपका दोस्तों, जब आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता होती है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है भैया। ठीक है, तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, जब उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बताती है वह कहलाती है, बताइए। ये बताया था मैंने, इस प्रश्न को पढ़ाया था आज काफ़ी अच्छे तरीके से। तो शून्य उपकल्पना कहलाती है। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा था, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि कहलाती है। इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था, बहुत ही अच्छा उदाहरण इसका मैंने दिया था। बताइए याद है कि नहीं याद है। अगर याद होगा भैया तो आपको उत्तर इसमें आपका सही हो गया होगा 28 का, ये हमारा सही था। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि आगमनात्मक विधि कहलाती है। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, इसमें वह शोध जो एक या अधिक चरों को नियंत्रित करके और नियंत्रण तथा प्रयोगात्मक समूहों की तुलना करके किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो प्रयोगात्मक शोध कहा जाता है। 29 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा था, इसमें निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के फायदे हैं, तो कम लागत, समय की बचत होती है, साक्षात्कारता जो होता है साक्षात्कारता का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी हमारा सही था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था 30 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा था। 31 नंबर देखते हैं भैया, जब प्रश्नों के शब्दों या प्रश्नों के क्रम में कोई विशिष्टता नहीं होती है, ठीक है, तो साक्षात्कारता को जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे वह प्रश्न बनाता है, इसे कहा जाता है। तो इसे संरचित साक्षात्कार कहा जाता है। 31 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट था। ठीक है, 32 वाले में मुझे थोड़ा डाउट है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आंकड़ा संग्रहण की वह विधि जिसमें कान और आवाज़ के बजाय आँख यानी दृष्टि का उपयोग किया जाता है कहलाता है, बताइए। वो संग्रहण का कौन सा विधि है दोस्तों जिसमें ना कान रहेगा ना आवाज़ रहेगा, यानी दोस्तों ना सुनने वाला रहेगा ना बोलने वाला रहेगा, केवल देखने वाला रहेगा। तो देखने वाला रहेगा तो हमारा कौन सा इसमें से अवलोकन सही होगा, तो हम कब देख सकते हैं भैया, तो व्यक्तित्व अध्ययन जब करते हैं तब देख सकते हैं। 32 का हमारा ए ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे थोड़ा इसमें डाउट है, लेकिन जैसा होगा आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा आप ऑप्शन इसमें से लगाए हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों ज़्यादा कमेंट होगा वही ऑप्शन इसमें सही होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है ऑप्शन नंबर ए हमारा 90% करेक्ट है। बाकी आप लोग क्या है इसमें लगाए हैं आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक हिस्सा बन जाता है कहलाता है। ठीक है, यानी दोस्तों एक प्रकार का जब अवलोकन होता है, ठीक है, जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक हिस्सा बना लेता है, ठीक है, तो वह कहलाता है, तो वह दोस्तों सहभागी अवलोकन कहलाता है। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा था, सहभागी अवलोकन की दुर्बलता है, बताइए। सहभागी अवलोकन की दुर्बलता क्या भैया, तो निम्न वस्तुनिष्ठता होती है, अन्वेषणकर्ता घटना को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल है। ठीक है, अन्वेषक घटना की व्यक्तिपरक व्याख्या कर सकता है, यानी चुगली कर देगा दूसरे से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, 34 का याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा है दोस्तों,
जब एक अवलोकन को व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है जो औपचारिक प्रक्रिया को कार्योजित करता है, ठीक है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है, तो उसे कहा जाता है, तो उसे भैया संरचित अवलोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरचित अवलोकन। 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। चलिए 36 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं? तो नियंत्रण का अभाव होता है, परिमाणीकरण की कठिनाइयां होती हैं और छोटा प्रतिदर्श आकार होता है, इनमें से सभी, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था इसमें, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है? सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी व्यक्तित्व अध्ययन को कहा जाता है। 37 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था इसमें, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, ध्यान देंगे इसमें। देखिए जो बड़े वाले प्रश्न थे, इसको अगर आप दोस्तों इत्मीनान से पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से इसका आंसर दे पाए होंगे, ठीक है। तो 38 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, जब आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, आंकड़ा है भैया, इसमें हमको वृत्त के रूप में प्रस्तुत कर दिए, ठीक है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी एक खंड पर आधारित कर लेती है, ठीक है। प्रत्येक श्रेणी हो गया, आप लोग गणित पढ़े हैं कि नहीं? 40% दाल, ठीक है, 60% इसमें गेहूँ, ठीक है, 30% चावल, इस तरह से, ठीक है। तो उसके आकार के समानुपाती होता है, ठीक है भैया, इसके आकार के समानुपाती हो गया यह चावल दाल आटा पिसान, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है बताइए? तो जो ये है इसे क्या कहा जाता है भैया? तो इसे क्या कहा जाता है? गेहूँ आटा चावल दाल इस तरह से बना कर दे देता है, तो पाई चार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पाई चार्ट कहा जाता है, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था। चलिए 39 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, वे माप जो आवृत्ति वितरण की औसत विशेषता को दर्शाते हैं कहलाते हैं। वे कौन से माप हैं जो आवृत्ति वितरण की औसत विशेषता को दर्शाते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा मुझे डाउट है, बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, जिस पर ज़्यादा कमेंट होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी मैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के साथ जाऊंगा, यही हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए कमेंट जरूर करेंगे आप लोग दोस्तों, ऐसे ही मत चले जाइएगा। 40 नंबर प्रश्न आपका है, जब किसी श्रृंखला में सभी अवलोकनों के योग को अवलोकनों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो इसे कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न था, उसे माध्य कहा जाता है भैया, ठीक है। क्या पूछा है? जब किसी श्रृंखला में 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसमें योग की अवलोकनों की संख्या से विभाजित किया जाता है। अब इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से दे दिया। अब इसके जोड़ के अवकलन से ये अवकलन हो गया। अब इसके अवकलनों के योग से, ठीक है, अगर हम भाग देते हैं तो क्या कहते हैं भैया? माध्य कहते हैं, ठीक है। 40 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद का मध्य मान कहलाता है, ठीक है। यानी श्रृंखला को दोस्तों अवरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो मध्य मान है कहलाता है। तो दोस्तों जो मध्य मान है क्या कहलाएगा? मध्यिका कहलाता है, ठीक है। इसमें मध्यिका नहीं मध्यका लिख दिया है, ठीक है, याद रखिएगा, मध्यिका होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट था 41 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 42 था, आपका 42 पूछा है, साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है? तो प्रत्यक्ष अध्ययन और गहन एवं मर्मवेधक अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था 42 का। चलिए 43 नंबर प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, जब प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण के रूप में किया जाता है, ठीक है, तो उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? तो उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले तत्व जो होते हैं वो समस्या का महत्व होता है, प्रश्नावली की प्रकृति होती है और प्रश्नावली का आकार होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था 43 का। चलिए 44 नंबर प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, मध्यका के फायदे हैं, मध्यका नहीं है मध्यिका है, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए मध्यिका के फायदे क्या हैं? तो इसकी गणना सभी वितरणों में की जा सकती है, ठीक है। चरम वस्तुओं से भी इसका पता लगाया जा सकता है,
इसे आम लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 44 का। देखिए 45 नंबर दोस्तों, इसमें से जो 95% बच्चे हैं दोस्तों, ये इसमें क्या अंजादू लगा दिए होंगे। ठीक है, अंगल मंगल करके, लेकिन अब सॉरी, ठीक है, इसे मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना था, बहुत ही आसान था। देखिए मैं अगर गुणा भाग करूँगा बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, मैं शॉर्टकट से बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका क्या प्रश्न पूछा था, निम्न दिए गए आंकड़ों का माध्य की गणना कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, हमारा प्राप्तांक दिया था और छात्रों की संख्या दिया था, तो इसे हल करने कैसे करना था, तो इसे हल दोस्तों ऐसे करना था। देखिए जो प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक हमारा कितना दिया है, 38 है। 38 के नीचे छात्रों की संख्या कितनी भैया, 4 है। ठीक है, उसके बाद प्राप्तांक कितना भैया, 39 है। 39 के नीचे छात्रों की संख्या कितनी है, 1 है। उसके बाद कितना दिया है, 41 के नीचे 3 छात्र हैं। तो सर इसे हल कैसे करेंगे, देखिए जो 38 है इसमें हम 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, 38 में 4 का गुणा कर लीजिएगा, 39 में 1 का, 41 में 3 का गुणा करिएगा, 44 में 1 का, 52 में 7 का गुणा करिएगा। ठीक है, 54 में 1 का गुणा करिएगा, 58 में 6 का, और 64 में 2 का, 71 में 1 का। ठीक है सर, गुणा हो गया। अब गुणा को क्या करेंगे, तो जितना भी गुणा हुआ है सबको जोड़ेंगे तो 1323 आएगा। मैंने इसे सॉल्व किया है इसलिए मैंने बोला शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब इसे पूरा गुणा करेंगे प्राप्तांक और छात्रों की संख्या को तो 1323 आएगा। ठीक है, अब इसे हल कैसे करेंगे, तो 1323 में छात्रों की संख्या को हम पहले से जोड़ेंगे। ठीक है, 4 और 1 कितना हुआ भैया, 5 हो गया। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 7 16, 1 17, 6 23, 23 और 3 कितना हुआ भैया, 26 हो गया। तो दोस्तों अगर आप भाग देंगे 1323 में, ठीक है, 1323 में 26 का भाग देंगे तो कितना आएगा, चलिए मैं भाग दे करके आपको बता देता हूँ। देखिए 26 पचे कितना होता है, 130। 26 पचे कितना होगा भैया, 130। ठीक है, 2 में से 0 गया, कितना बचा, 2। यहाँ हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, 3। तो 3 बचा, तो 23 क्या है, 26 से भैया छोटा है, तो यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ भी 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, आप भाग देंगे तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, 0 बढ़ाने के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, 0 बढ़ाने के बाद क्या लगाते हैं भैया, पॉइंट लगाते हैं। तो अब कितना भाग देंगे भैया, तो अब 8 का भाग देंगे। ठीक है, 8 का भाग देंगे 26 में दोस्तों, कितना आएगा आपका, 208 आएगा। कितना आएगा भैया, 208। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, 208 आएगा। बताइए 230 में से अगर आप 208 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचा भैया, 2 बचा। ठीक है, फिर हम 1 0 बढ़ा देंगे, फिर हमारा यहाँ 8 से भाग देना पड़ेगा, यानी कितना आ गया, 50.088। तो सर जी इसमें तो कहीं 50.088 है ही नहीं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे यह प्रश्न सही होगा। देखिए 50.88 इतना था आपको दोस्तों, कक्षा 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 जब भी आप पढ़े होंगे दोस्तों, तो मैथ में आपको समझाया जाता है कि जब दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसके बगल वाली संख्या यानी ए वाली संख्या अगर 5 से बड़ी है तो इसमें से एक निकल के भैया हमारा इसमें जुट जाता है बगल वाली संख्या में। तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, तो 50.9 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, 45 का कौन सा सही था, सी ऑप्शन सही था। ठीक है, इसमें दोस्तों बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न आपका क्या है, इसमें वितरण में सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को क्या कहा जाता है। बताइए जो वितरण होता है उसमें सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था 46 का। चलिए 47 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, बहुलक के क्या फायदे हैं। बताइए बहुलक के क्या फायदे हैं, तो एक सरल श्रृंखला में बहुलक को अवलोकन के द्वारा आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है सर, इसे ग्राफ से भी पहचाना जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है, ग्राफ में भी आप बहुलक पढ़े होंगे। ठीक है, याद है कि नहीं, याद होगा। ठीक है, सी वाला सही है आपका। इसकी गणना आसानी से की जाती है। ठीक है, बहुलक बहुत आसानी से ज्ञात किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही था 47 का। चलिए 48 वाला आपका पूछा था दोस्तों,
माध्य के क्या नुकसान है बताइए। तो माध्य के दोस्तों दोनों नुकसान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही था। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय आपको लगेगा, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 49 आपका क्या है इसमें, देखिए प्रश्न नंबर 49 है आपका, कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है, क्योंकि क्यों बेहतर होती है भैया, क्योंकि यह सस्ता और आसान काम करता है। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा था दोस्तों, सिवाय इसके कि सभी गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं, बताइए। तो जो बिना जो डेटा के संग्रह दोष में, ठीक है, डेटा संग्रह में जो दोष होता है दोस्तों, वो गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।